तो कैरियरवेल कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम लोग सीटेट की केमिस्ट्री का आगाज कर रहे हैं, यानी साइंस सेक्शन में हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर अगर आप तक पहुंच रही है तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? अगर सब कुछ क्लियर है तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त है काजल कुशवाहा, स्वागत है आपका। बाकी बच्चों से भी गुजारिश है कि वो जल्दी से लाइव आएं ताकि हम समय पर अपने क्लास का आगाज कर सके, शुभारंभ कर सके। हमारे साथ है मीनाक्षी चौहान, कनिका रावत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन का हम आगाज करेंगे, शुभारंभ करेंगे। शिखा गहलावत हमारे साथ हैं, मीनाक्षी चौहान हमारे साथ हैं, श्रद्धा विठल शिंदे हमारे साथ हैं, कौसर अंसारी, निशा कुमारी, फरहान अली। तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में। तो हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का आगाज, यानी केमिस्ट्री का शुभारंभ। और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या क्या है, पढ़ने का लेवल क्या होना चाहिए, किस अंदाज में आपको पढ़ना चाहिए कि हमारे सारे क्वेश्चन इजीली बन जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम होने के बावजूद साइंस में ज्यादातर बच्चे फेल रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उनकी क्या वजह होती है, उन सभी पहलुओं पे हम लोग आज बात करेंगे और हम अपना पहला टॉपिक आज स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हमारा जो है हमारी बातचीत होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और किस लेवल का पढ़ना है और किस अंदाज से पढ़ना है, ताकि हमारा एक भी सवाल गलत ना हो। ये हमारा मोटिव होगा, है ना। तो आइए एक नजर डालते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस पर, है ना, केमिस्ट्री के सिलेबस पे कि आखिर साइंस में ऐसी क्या बात है जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे जो पहला अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे किसको मद्देनजर रखते हुए, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जो है वो मस्ट है, इसको लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लाइन बाय लाइन। क्योंकि आपने देखा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का भी, है ना। हम टॉपिक के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हम आपको दिखाएंगे कि केमिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी से लाइनें उठाकर ऑप्शंस बनाए गए हैं और कहां से कहां तक, तो 6 to 8th क्लास की जो है वो एनसीईआरटी आपको क्या करनी है, पढ़नी है। इसके अलावा बाकी कुछ और जो सवाल होते हैं जो थोड़ा अलग लेवल के होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास की एनसीईआरटी को हम बिल्कुल एज इट इज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर हम 6th क्लास की एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। और 7th क्लास में भी देखो आपका फाइबर टू फैब्रिक है, लेकिन उसका नाम अलग है ना। 7th क्लास में भी फाइबर टू फैब्रिक है, 7th क्लास में भी फाइबर टू फैब्रिक है और 8th क्लास में भी यही है। 8th क्लास में बस आ गया क्या, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। तो हम क्या करेंगे कि इन तीन टॉपिक को अलग नहीं पढ़ेंगे। 6th क्लास में जो फाइबर टू फैब्रिक है, 7th क्लास में तंतु से वस्त्र तक जो टॉपिक्स हैं, 7th क्लास में आपको पढ़ना है प्राकृतिक रेशे मतलब नेचुरल फाइबर, और 8th क्लास में आपको पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर। तो इन तीन टॉपिक को हम क्या करेंगे, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, तीनों को मर्ज करके एक साथ पढ़ लेंगे। बात आ रही है समझ में? ये हमारा अंदाज होगा पढ़ाने का, समझना है बात को। तो आपको जो टॉपिक कॉमन है उसको एक साथ पढ़ेंगे। इसमें कुछ लोअर लेवल की बातें होती हैं। 7th क्लास में हमें फाइबर टू फैब्रिक के नाम से ही टॉपिक है, लेकिन यहां पर हम नेचुरल फाइबर की बात करते हैं, और 8th क्लास में भी ये फाइबर वाला ही टॉपिक है जिसमें हम सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं। तो तीनों को मर्ज कर लेंगे हम लोग। क्लियर? चलो अगला जो टॉपिक होता है 6th क्लास में वो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, है ना।
और उसके बाद सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये जो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू द ग्रुप है ना, और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है, और हमारे पास जो चेंजेस अराउंड अस हैं, तो चेंजेस अराउंड अस कहां पे पढ़ने हैं, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ये पढ़ने हैं 6th में। और अगर हम बात करते हैं 7th क्लास की, तो 7th क्लास में पढ़ना है फिजिकल एवं केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इन दो टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करके पढ़ेंगे, है ना, कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है ना। तो यहां पे हम लोग इस तरह से मर्ज कर करके पढ़ेंगे, जो टॉपिक मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद आ जाइए, यहां पे आपको 6th में पढ़ना है वाटर के बारे में, एयर अराउंड अस, है ना, हमारे आसपास के जो वायु हैं। तो ये देख लो कि वाटर, एयर अराउंड अस। और उसके बाद आप 7th में देख लो, 7th में आप लोग देख लो पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, वही चीज है, बस यहां पे थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर 8th क्लास में हो गया। उसके बाद 7th क्लास में है आपका वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स और वेस्ट वाटर स्टोरी। तो ये जो हमारा हो गया 6th क्लास में वाटर, एयर अराउंड अर्थ, उसके बाद वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स, वेस्ट वाटर स्टोरी और वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, इन सब को मर्ज करके हम एक जगह पढ़ेंगे, सबको इकट्ठा कर लेंगे, 6th क्लास को भी, 7th क्लास को भी, 8th क्लास को भी इकट्ठा कर लेंगे। तो हमारा टॉपिक सिमट जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, ये हमारा हो गया खत्म, इन सबको हम मर्ज कर लेंगे 6th 7th क्लास के टॉपिक्स में। फिर आ जाइए 7th क्लास में आपको पढ़ना होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक एवं लवण। आप जानते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चंस की भरमार है इस टॉपिक से। तो अम्ल, क्षारक और लवण हम अलग ही पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज को हम मर्ज करके पढ़ेंगे, वाटर, प्रीशियस रिसोर्स और वेस्ट वाटर स्टोरी को हम मर्ज करके पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा 7th में, इतने केमिस्ट्री के टॉपिक्स दिए गए हैं। 8th क्लास की जहां तक बात करेंगे तो ये सिंथेटिक फाइबर को हम मर्ज करके पढ़ने वाले हैं, फाइबर टू फैब्रिक के साथ। मटेरियल्स अलग से आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स की बात करेंगे, मेटालोइड्स की बात करेंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है। कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंबशन एंड फ्लेम, दहन एवं ज्वाला की बात करेंगे। और ये जो पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर है, इसको तो 6th 7th और 8th तीनों को मर्ज करके एक साथ हम पढ़ा देंगे। तो ये देखो छोटा सा सिलेबस है केमिस्ट्री का। तो अगर आप इसे ढंग से पढ़ लेते हो ना, मर्ज कर करके पढ़ लेते हो, तो आपका सिलेबस बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये हमारा पढ़ाने का क्या होना है, अंदाज होना है। तो एक बात देख लीजिए 6th में कौन कौन से टॉपिक हैं, फाइबर टू फैब्रिक, वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, जल और हमारे चारों ओर के वायु। ठीक है, ये हो गए। अगर हम बात करते हैं 7th, तो तंतु से वस्तु तक, अम्ल, क्षारक और लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जल एक बहुमूल्य संसाधन, अपशिष्ट जल की कहानी। और हमारा 8th में हो गया संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, धातु एवं अधातु, कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, वायु एवं जल का प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण। अब बात रही कि कभी कभी किसी किसी टॉपिक में क्वेश्चन आपके थोड़े से ऊपर लेके चले जाते हैं, मतलब 9th 10th के भी लेवल को टच कर जाते हैं। तो हम इन्हीं चैप्टर्स में अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेंगे उसमें, कि जिस टॉपिक में लगेगा, या प्रीवियस ईयर्स में आपने देखा कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो एनसीईआरटी से हट के लेवल को बढ़ा के पूछा है, तो हम तुरंत अपना वहां से उस टॉपिक में अपना लेवल को ऊंचा लेके थोड़ा सा चले जाएंगे। जैसे देखो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें थोड़ा सा हम ऊपर लेवल लेके चलेंगे, मतलब 9th और 10th को भी थोड़ा सा टच कर लेंगे, है ना, 9th और 10th को भी थोड़ा सा टच कर लेंगे। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, हम वो सारे काम करने वाले हैं जो आपका क्वालिफिकेशन कराएंगे, आपका चयन कराएंगे। तो बिल्कुल आप जो है अब बेफिक्र हो जाइए, बस हमारे साथ चलते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाइलिंगुअल हमारी क्लास चलेगी, ना तो हिंदी के बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी, ना तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी। जैसे ही केमिस्ट्री खत्म होगा फिर हम फिजिक्स की शुरुआत कर लेंगे, है ना।
तो सीटेट में 2 सेगमेंट मैं पढ़ाने वाला हूं, एक तो केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूं और फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं आप और शिप के छत पर बैठकर क्लास ले रहे हैं, कौसर अंसारी, चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक की कि सबसे ज्यादा मतलब वेटेज को मद्देनजर रखते हुए, माय डियर फ्रेंड्स, वेटेज को मद्देनजर रखते हुए कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो सवाल अभी तक पूछे गए हैं वो किससे पूछे गए हैं? तो आपके एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट से पूछे गए हैं। तो पहला टॉपिक ही हम इसको उठा रहे हैं, है ना, और फिर प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, शिवा साहब, चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप हमारे पुराने स्टूडेंट लग रहे हैं। बाल जी आपको भवानी सर पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स। पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसको अम्ल, भस्म एवं लवण भी हम कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षारक और लवण। अब देखिए, जो कॉमन होता है ना वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तो हम यहां पे थोड़ा सा 10th लेवल पे चलेंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले चलिए यहां पे हम बात कर लेते हैं किसकी? तो एसिड्स की। तो हेडिंग डालिएगा एसिड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अम्ल, और लिख लेंगे उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बिल्कुल आराम से, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्ल के गुण, अम्ल के गुण। बिल्कुल बाइलिंगुअल हम चलेंगे, आपको बिल्कुल भी तकलीफ होने नहीं देंगे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, पूर्वी, शुक्रिया आपका, स्वीटी चौबे, सभी का स्वागत है ना। सो हम लोग बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे कि भाई एसिड्स क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। सो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये प्रॉपर्टीज चल रही हैं। नाउ थर्ड पॉइंट लिखिएगा, एसिड्स आर corrosive in nature, acids are corrosive in nature, अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। एसिड्स आर corrosive in nature, अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। मीन्स अगर आप एसिड को अपने स्किन पे डाल दो, अपनी त्वचा पे डाल दो, मेटल के सरफेस पे डाल दो, धातु की सतह पे डाल दो, या किसी मार्बल पे डाल दो, उसको खराब कर डालेगा। आप अपनी त्वचा पे अम्ल को डाल के देखो, एसिड को डाल के देखो, जला डालेगा। तो एसिड जो है ना, वो मेटल हो, मार्बल हो या आपका स्किन हो, उसको खराब कर डालता है, जला डालता है। इसको बोलते हैं कॉरोसिव नेचर। तो आप कहेंगे कि एसिड्स आर कॉरोसिव इन नेचर, अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अम्ल के जलीय घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अम्ल के जलीय घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जलीय घोल का मतलब एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, एसिड को पानी में घोले, तो ये क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल। तो अम्ल के जलीय घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका क्या मतलब है? अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उसके बाद पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि एसिड प्रोवाइड्स या गिव्स, एसिड प्रोवाइड्स H+ ions when dissolved in water. Acids provide H+ ions when dissolved in water.
अम्ल को जल में घोलने पर H+ प्रदान करते हैं। अम्ल को जल में घोलने पर H+ प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है HCl, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। When we dissolve this acid in water, अगर हम इस अम्ल को पानी में घोलते हैं, then this acid dissociates to form, ये अम्ल जो है अपघटित होकर क्या देगा? H+ और क्या देगा? Cl-, and this H+ is known as what? This H+ is called हाइड्रोजन आयन। क्या कहलाएगा ये? हाइड्रोजन आयन कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें कॉमन होंगी। हाइड्रोजन आयन यानी वो सारे सब्सटेंस, वो सारे पदार्थ जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर, जल में घोलने पर H+ देता है, मींस हाइड्रोजन आयंस देते हैं, वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। HCl को हम क्या बोलेंगे? एसिड कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसे पानी में घोलने पर ये H+ दे रहा है। तो अगर हम बात करें ये 5वां पॉइंट, तो एसिड्स प्रोवाइड्स H+ आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, अम्ल को जल में घोलने पर H+ देते हैं। जैसे HCl को अगर आपने पानी में घोल दिया है, +H2O मतलब पानी में घोल दिया है, सो यह डिसोसिएट होकर H+ और Cl- देगा। अब जैसा कि हमने कहा कि अम्ल के जलीय घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अम्ल के जलीय घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ऐसा हमने अभी यहां पे लिखा है। इसका क्या मतलब है? नोट करके जरा लिखेंगे। ये पॉइंट हो गया, ये सारा सबका लिख लिया सबने? हाँ, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। अभी उस पे आते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक आगे देखेंगे। अभी तो एसिड का हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना। तो एसिड को हम दो तरह से बांटेंगे, एक ओरिजिन के बेसिस पर और एक स्ट्रेंथ के बेसिस पर, है ना। अभी घबराइए मत, सारा कुछ आ जाएगा। जो आप सोच रहे हैं ना, आपके दिमाग में है, वो सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा, जैसा कि मान लिया कि हमारे पास एक बीकर है, और इस बीकर में नोट करके कहीं पे आप लिख लेंगे। टॉपिक से थोड़ा हटकर हो गया तो मतलब नोट हो गया। नोट लिखने का मतलब क्या है? टॉपिक से थोड़ा हटकर है, पर इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमने क्या लिया है? इसमें हमने ले लिया है, मान लिया कि क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन बनाता है, इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। ले लिया है डिस्टिल्ड वाटर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आसूत जल। क्या बोलते हैं? आसूत जल। ओके, और इससे हमने एक वायर कनेक्ट किया, एक तार कनेक्ट किया, और इस तार से लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, और एक स्विच लगा दिया, और इससे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, और तार का दूसरा सिरा भी इस लिक्विड में डाल दिया, मतलब डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये निगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और ये हो गया हमारा बल्ब। तो ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है ना। डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, विद्युत का चालक नहीं है। पूछोगे क्यों सर? तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ विद्युत का चालक कब होता है? जब उसमें फ्री आयन्स होते हैं, मुक्त आयन होते हैं, है ना। तो यहां पे डिस्टिल्ड वाटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये क्या हो गए? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो ही आप इसमें डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा एसिड बेस या सॉल्ट मिलाएगा, ये कंडक्ट करने लगेगा। जैसे सपोज करो कि ये अब आपने क्या लिया था? आपने लिया था
डिस्टिल्ड वाटर इसमें लिया था पहले से। तो ये तो ठीक है भाई कि यहां पे आपका डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आसूत जल। अब इस डिस्टिल्ड वाटर में आपने थोड़ा सा क्या मिला दिया, एसिड मिला दिया, अम्ल मिला दिया, या थोड़ा सा बेस मिला दिया, क्षार मिला दिया, या थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया, लवण मिला दिया। तो देखो अब बदल जाएगा, अब मामला बदल जाएगा। अब आप कनेक्ट करो इसको भाई साहब। अब ये बैटरी आपने लगाई, ये स्विच दिया और एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब ये तार का दूसरा सिरा इस लिक्विड में डाल दो। अब देखना कि बल्ब जो है वो जलने लगेगा। देखिए जल रहा है, दिख रहा है जलता हुआ, ये बल्ब जलने लगेगा। आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही आपने क्या किया, इस डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा एसिड डाला, थोड़ा सा बेस या थोड़ा सा सॉल्ट डाला, ये टूट कर आयंस बनाएंगे। जैसे मान लिया कि इसमें हमने HCl डाला होता तो ये HCl टूट कर क्या देगा, H प्लस और Cl माइनस, ये दो तरह के आयन मिल गए। आयन समझते हैं ना, जिसपे कोई चार्ज हो, जिसपे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, जिस पर धन या ऋण आवेश हो, उसको आयन कहेंगे। तो ये दो तरह के आयन देगा। इसलिए आपने देखा होगा जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है आपके घरों में, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। बिना आप प्योर डिस्टिल्ड वाटर डाल दो और उसमें एसिड ना मिलाओ तो बैटरी चार्ज नहीं लेगा। तो डिस्टिल्ड वाटर में आपने थोड़ा सा अम्ल मिला दिया, थोड़ा सा क्षार मिला दिया या थोड़ा सा लवण मिला दिया, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करने लगेगा, क्योंकि ये फ्री आयंस इसमें आ जाएंगे, मुक्त आयन इसमें क्या होंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। और मतलब अम्ल के जलीय घोलों से, अब यहीं पर एक बात समझ लो, अम्ल के जलीय घोलों से, क्षार के जलीय घोलों से, लवण के जलीय घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेगा सर होगी, है ना। और वो सारे सॉल्यूशन, वो सारे घोल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो सारे घोल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ऐसे घोलों को माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। यानी अम्ल का पानी में घोल, क्षार का पानी में घोल, लवण का पानी में घोल क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो टैप वाटर है, मतलब नल का पानी है, जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, रेन वाटर है, वर्षा का पानी है, लेमन वाटर, ये सब के सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें मिनरल्स होते हैं, ये प्योर वाटर होते नहीं है। इसीलिए भीगे हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करने के लिए मना किया जाता है। आपका हाथ भीगा हुआ है ना, और आप स्विच ऑन ऑफ करते जाइए, आपको झटका लग सकता है, क्योंकि टैप वाटर है ना, और रेन वाटर और समुद्र का पानी, ये सब क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, न सिर्फ सोडियम या पोटेशियम को नहीं कहेंगे, कोई भी मतलब लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो ये कॉमन आप जान लीजिए। तो इससे क्वेश्चन कैसे आता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, क्यों? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन टैप वाटर, रेन वाटर, सी वाटर, लेमन वाटर, सोडा वाटर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्यों? उसमें फ्री आयंस होते हैं। तो याद कर लेना कि भाई नोट करके कहीं पे आप लोग लिख लो टैप वाटर। टैप वाटर यानी नल का पानी जो आप पीते हो। उसके बाद रेन वाटर, रेन वाटर वर्षा जल, वर्षा जल। उसके बाद सी वाटर समुद्र जल, समुद्र जल। उसके बाद लेमन वाटर नींबू पानी, नींबू पानी। उसके बाद सोडा वाटर,
सोडा जल, सोडा जल, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रोलाइट है ना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, विद्युत के चालक होंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, विद्युत धारा इन सब से फ्लो करेगी। ठीक है जी। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है प्योर वाटर जिसमें कोई आयन वगैरह नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं ना कि पानी को उबालेंगे, तो जब पानी को उबालते हैं तो ये पानी भाप बन के उड़ रहा है, और इस भाप को ठंडा करके क्या करेंगे? पानी बना लेंगे। तो ये जो पानी बनेगा वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। जैसे आपने इंजेक्शन वगैरह देखा है, इंजेक्शन में जो पानी मिलाते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। ओके। बैटरी में जो पानी डालते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, तो प्योर वाटर होता है। जैसे आपने पानी को उबाला तो पानी भाप बनकर उड़ा, अशुद्धियां नीचे रह गई। अब ये जो भाप बन के उड़ रहा है उसको संघनित करके हम क्या करेंगे? पानी में बदल देंगे। जैसे आप घर में खाना बना रहे होते हैं ना, तो खाना बना रहे होते हैं और उस पे बर्तन पे ढक्कन डाल देते हैं, तो आपने देखा होगा वो जो पानी जमा हो जाता है ऊपर बूंद बूंद सा ढक्कन में, वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। वो क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर होगा। ठीक है। चलिए, तो इस बात को थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे। तो आपने क्या सीखा? हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, अम्ल के जलीय घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अम्ल को पानी में घोलने पर H+ यानी के हाइड्रोजन आयन देते हैं, है ना। ये बातें हम लोगों ने सीख ली, ये इतना सीख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ एसिड्स, है ना। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्ल के प्रकार। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। आप लोग लिखेंगे एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऐसे लिख लें, ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। उत्पत्ति के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति कहने का मतलब क्या है? कि भाई एसिड आपको कहां से मिल रहा है, उसके आधार पे। तो पहला हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ एसिड, और उसके नीचे आप लोग लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। उत्पत्ति के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है माय डियर फ्रेंड्स ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। और दूसरा होता है मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, खनिज अम्ल, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स, है ना, मतलब अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल। तो उत्पत्ति के आधार पे अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। मतलब अम्ल आपको कहां से मिल रहा है? अगर अम्ल आपको प्राकृतिक स्रोतों से मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है, मतलब या तो प्लांट से या फिर एनिमल से, ऐसे एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन वो एसिड्स जिसको हम लोग प्रयोगशाला में, लैब में मिनरल्स के हेल्प से बनाते हैं, खनिजों की सहायता से बनाते हैं, ऐसे एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं, है ना। तो ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, कि उसकी उत्पत्ति कहां से है। अगर वो नेचुरली अक्रिंग है, यानी प्लांट और एनिमल से मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक एसिड। और जिसको हम लोग लैब में बना रहे हैं, है ना, उसके आधार पर ये मिनरल एसिड कहलाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड, पहला लिख लीजिएगा ऑर्गेनिक एसिड, और लिखेंगे नेचुरली अक्रिंग एसिड्स, नेचुरली अक्रिंग एसिड्स आर नोन एज, या आर कॉल्ड, के ऑब्लिक का मतलब नोन एज, नेचुरली अक्रिंग एसिड्स आर नोन एज व्हाट? ऑर्गेनिक एसिड्स।
प्रकृति से प्राप्त अम्लों को, प्रकृति से प्राप्त अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। अर्थात वो अम्ल जो हमें प्लांट से, पौधों से, पादपों से या जंतुओं से मिलता है, जंतुओं से मिलता है, यानी पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त अम्लों को हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। दैट इज एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर नोन एज व्हाट? ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन वो एसिड जिसको हम लोग प्रयोगशाला में खनिजों के द्वारा बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे मिनरल एसिड्स, है ना, या मैन मेड एसिड भी इसको बोल सकते हैं। सो एसिड्स मेड इन लैब बाय मिनरल्स, है ना, इसे प्रयोगशाला में खनिजों की सहायता से बनाया जाता है, खनिजों की सहायता से बनाया जाता है। बात आ रही है समझ में? तो वो अम्ल जिसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं खनिजों की सहायता से, उसको खनिज अम्ल कहेंगे। लेकिन वो अम्ल जो नेचर में हमें मिलते हैं उसको ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। अब देखिए, यहां से सवाल एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं कि कौन से ऑर्गेनिक एसिड है और कौन से इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड है। यहां तक किसी को दिक्कत है? बताइए। हाँ, वेद प्रकाश साहब पूछिए, क्वेश्चन है कोई? अच्छा, राइटिंग और अच्छा लिखूं? ठीक है, बढ़िया। हैंड रिटन, ठीक है जी, क्लियर। तो एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर मिनरल एसिड का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या देखने जा रहे हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स के उदाहरण। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो नेचर में हमें मिलते हैं। नेचुरली अक्रिंग एसिड्स आर नोन एज व्हाट? ऑर्गेनिक एसिड। वो अम्ल जो जीवित स्रोतों से या प्रकृति से प्राप्त होते हैं कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि पहला हमारा अम्ल है फॉर्मिक एसिड। हिंदी में कोई नाम नहीं, हिंदी में ऐसे लिख देते हैं इसको, फॉर्मिक अम्ल। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है आपका मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक अम्ल, ये कहां कहां पाया जाता है ये पूछा जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड जिसको मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं, हिंदी में फॉर्मिक अम्ल लिख देंगे, कोई नाम नहीं होता हिंदी में। ये पाया जाता है चींटी के डंकों में, लिख लेंगे चींटी का डंक, उसके बाद बी स्टिंग मतलब मधुमक्खी का डंक, उसके बाद बिच्छू का डंक, बिच्छू का डंक और बिच्छू बूटी। एक पौधा होता है, उसकी पत्तियों को आप हाथों से छू लेंगे ना तो आपको जलन होने लगेगी, उसको बोलते हैं नेटल लीव्स, बिच्छू बूटी। इन सब में एक ही अम्ल होता है जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को हम और क्या बोलते हैं? मीथेनोइक अम्ल। तो चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? क्योंकि चींटियों के डंक में होता है क्या? फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में होता है क्या? फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में होता है क्या? फॉर्मिक अम्ल। और एक पौधा होता है नेटल, नेटल लीव्स की जो नेटल की जो पत्तियां होती है, बिच्छू बूटी, उसमें भी क्या होता है? आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। उसके टच करते ही आपको खुजली होने लगेगी और रेडनेस हो जाएगा, है ना। चलिए, इनका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला नहीं पढ़ना आप लोगों को। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, है ना, ये नहीं पूछेगा आपसे। नेक्स्ट है हमारा एसिटिक एसिड। हिंदी में क्या लिख देंगे? ऐसा ही लिख देंगे, एसिटिक अम्ल। इसका दूसरा नाम बताइए?
एसिटिक अम्ल को और हम क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल। फॉर्मूला होता है CH3COOH, पर इसको याद नहीं रखना आपको, CH3COOH, ठीक है। ये पाया जाता है सिरका में। तो देखो अक्सर आप क्वेश्चन पेपर भरा पड़ा है आप लोगों का, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उत्तर हो गया हमारा एसिटिक एसिड। उसके बाद आ जाइए लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल को हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखा मिलेगा लैक्टिक अम्ल। तो अम्ल का नाम तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपके दही में। कहां पाया जाता है? दही में। आप देख रहे हैं ना, ये सब या तो प्लांट से मिल रहा है या फिर एनिमल से मिल रहा है, तो ऑर्गेनिक एसिड का उदाहरण हुआ। नाउ आपका है सिट्रिक अम्ल। क्या है? सिट्रिक अम्ल। ये कहां पाया जाएगा? नींबू में, संतरा में और टमाटर में। तो सिट्रिक अम्ल ऐसे लिख लेंगे हिंदी में, यहां पर हम लिख देते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल कहां कहां मिलेगा? तो लेमन में, ऑरेंज में और टमाटर में। उसके बाद आ जाइए एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल ये सारे के सारे सिट्रस फ्रूट में, खट्टे फल में, खट्टे फल या सिट्रस फल, सिट्रस फल, इनमें क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल मिलेगा। तो जितने भी खट्टे फल होंगे उन सब में एस्कॉर्बिक एसिड कॉमन होगा, और एस्कॉर्बिक एसिड ही एक्चुअली में विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड ही तो है। ओके, जैसे आपका नींबू में भी क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड होगा, क्योंकि नींबू खट्टा है। तो सिट्रस फ्रूट कहने का मतलब खट्टे फल, सारे खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड होगा। जैसे आपका नींबू में भी एस्कॉर्बिक एसिड होगा, लेकिन अगर मैं पूछूं कि नींबू में भाई एस्कॉर्बिक भी है और सिट्रिक भी है, तो ज्यादा कौन होगा? सिट्रिक एसिड ज्यादा होगा, एस्कॉर्बिक एसिड कम होगा। तो मेन एसिड के बारे में यहां पे लिखा गया है। उसी प्रकार मैलिक अम्ल जो होता है वो आपका सेब में होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड आपके सेब में होता है। उसके बाद देखिए ये भी बार बार पूछा गया, ऑक्जेलिक एसिड आपका टमाटर में और पालक में। ऑक्जेलिक अम्ल कहां पाया जाएगा? टमाटर में और पालक में। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कहां पाया जाएगा आपका? टमाटर में और पालक में। उसी तरह से अगर हम टार्टारिक अम्ल की बात करें, टार्टारिक अम्ल की बात करें तो इमली में और अंगूर में, है ना? टार्टारिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल आपका कहां पाया जाएगा? टैमारिंड मतलब इमली और ग्रेप्स मतलब अंगूर में। उसके बाद देखिए सल्फेनिक अम्ल कहां पाया जाएगा? प्याज में। प्याज काटने पर आंखों में जो आंसू आ जाते हैं, प्याज काटने पर आंखों में जो आंसू आ जाते हैं वो किस अम्ल के कारण होते हैं? तो वो है सल्फेनिक एसिड। क्या है? सल्फेनिक, नॉट फोनिक, सल्फेनिक अम्ल के कारण। तो ये सब याद रख लेना है, बस ज्यादा कुछ है नहीं। फिर है आपका ग्लूटामिक अम्ल, ये पाया जाता है वीट में। ग्लूटामिक अम्ल कहां पाया जाता है? गेहूं में। और आप जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल डीएनए में और आरएनए में, और अमीनो अम्ल प्रोटीन में। अमीनो अम्ल प्रोटीन में। सो आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे एसिड्स या तो एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं या फिर प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं। सो ये सब के सब किसके उदाहरण हो गए? ऑर्गेनिक एसिड के उदाहरण हो गए। क्या किसी को दिक्कत है समझने में? ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, जो भी यहां पे पढ़ाई हो रही है ये नोट्स एज इट इज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल। कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है आपका पथरी, स्टोन। तो अगर किसी को स्टोन हो गया तो वो टमाटर और पालक खाएंगे तो स्टोन और बढ़ता चला जाएगा।
क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्जेलिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट और ये हार्ड हो जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या, एक सॉल्ट है और किडनी में जगह जगह पे जमा हो जाएगा। सो आपने देखा होगा कि जिस बंदे को स्टोन हुआ है डॉक्टर उसको टमाटर और पालक खाने को थोड़ा अवॉइड करते हैं। स्पिनच मतलब पालक हुआ, पालक, तो टमाटर और पालक, ये पालक है, ठीक है। टैमारिंड मतलब इमली हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? तो ऑप्शन में एक सल्फोनिक एसिड भी रहेगा। सल्फोनिक एसिड अलग हो गया, उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, सल्फेनिक एसिड का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे जो एसिड हैं वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं, या तो पौधों से या फिर जंतुओं से। सो किसके उदाहरण हो गए? ऑर्गेनिक एसिड के उदाहरण हो गए। नाउ हम मिनरल एसिड के बारे में बात करते हैं, तो लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मिनरल एसिड्स, खनिज अम्ल, वह अम्ल जो हम प्रयोगशाला में खनिजों के द्वारा बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए HCl। HCl मतलब हाइड्रो क्लोरिक एसिड, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। दूसरा है आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। And the third one is HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ये सब हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं जनरली। तो वो अम्ल जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं उसे हम कहते हैं मिनरल एसिड, जैसे कि HCl, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HNO3। ये जो H2SO4 है इसी को हम डालते हैं कहां पे? लेड स्टोरेज बैटरी में। लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपके घरों में बैटरी होती है उसको कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, यानी शीशा संचायक बैटरी। इसे हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। इसे ही हम लोग कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा, रसायनों का राजा, ठीक है। क्लियर है जी? आ रही है बातें समझ में? तो वह अम्ल जिसको हम लैब में बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं, इसके हेल्प से, मिनरल के हेल्प से, उसे हम मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे हमारा के नाइट्रिक अम्ल। तो मतलब बैटरी में कौन सा अम्ल भरते हैं? तो आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। आ रही है बिल्कुल, कमेंट आपका आ रहा है। हाँ, आंसू जल में इलेक्ट्रोलाइट नहीं होने के कारण उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तो आपको करंट नहीं लगेगा, है ना। किंग ऑफ केमिकल इसलिए क्योंकि इस केमिकल से बहुत सारे केमिकल बनाए जाते हैं। ये बहुत सारे रसायनों को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, कच्ची सामग्री के तौर पे यूज होता है ना। हाँ, इन्वर्टर वाला जो बैटरी होता है, बिल्कुल वही। नाइमा पठान, बिल्कुल सही किया कहा आपने। नाउ ये था क्या? ये था उत्पत्ति के आधार पे अम्ल के प्रकार। लेकिन अगर हम बात करें कि स्ट्रेंथ के आधार पे, स्ट्रेंथ के आधार पे भी अम्ल क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं।
तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। मतलब प्रबलता के आधार पे अम्ल कितने प्रकार के होंगे, तो 2 प्रकार के होंगे फिर से। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। प्रबलता के आधार पे अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। प्रबलता के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, है ना। वीक एसिड्स मतलब दुर्बल अम्ल। अब राइटिंग समझ में आ रही है मेरी? दुर्बल अम्ल। और दूसरा है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, प्रबल अम्ल। ठीक है। वो जो हमने एसिड को डिवाइड किया था किस आधार पर? ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे अम्ल 2 तरह के थे। अगर हमें नेचर से मिल रहा है अम्ल तो ऑर्गेनिक एसिड, हम लोग बना रहे हैं मिनरल एसिड। लेकिन स्ट्रेंथ के आधार पे, प्रबलता के आधार पे कि अगर एसिड है तो कितना तगड़ा है ना, शक्ति के आधार पे एसिड 2 तरह के होंगे। एक होगा वीक एसिड और दूसरा होगा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। प्रबलता के आधार पे अम्ल 2 प्रकार के होंगे। पहला है आपका वीक एसिड, दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा मुझे ये बताइए आप कि एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर था उसकी वजह क्या थी? एसिड एसिड क्यों था? क्योंकि एसिड को हम पानी में घोल रहे थे तो H+ दे रहा था, H+ दे रहा था। तो वो पदार्थ जिसको पानी में घोलने पर H+ देता हो वह एसिड कहलाएगा। तो वैसा एसिड जिसको पानी में घोलने पर ढेर सारा H+ देगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन वह एसिड जिसको पानी में घोलने पर बहुत कम मात्रा में मतलब H+ देगा उसको हम क्या कहेंगे? वीक एसिड। तो वीक एसिड में आप लिख लीजिएगा प्रोवाइड्स, वीक एसिड प्रोवाइड्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस when dissolved in water, when dissolved in water. So those acids which provide very less amount of hydrogen ions when dissolved in water are known as what? Weak acid. तो जल में घोलने पर काफी कम मात्रा में H+ प्रदान करते हैं, H+ प्रदान करते हैं। तो वह अम्ल जिसको जल में घोलने पर काफी कम मात्रा में H+ देंगे उसे हम क्या कहेंगे? वीक एसिड। लेकिन दोज एसिड्स विच प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर नोन एज व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना। तो ये लिख लेंगे कि प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ H+ मतलब हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड मतलब घोलेंगे, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जल में घोलने पर प्रचुर मात्रा में H+ प्रदान करते हैं, H+ प्रदान करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स आप लोग बता दीजिए, एग्जाम्पल आप लोग बताइए। एग्जाम्पल हो जाएंगे सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड। देखिए सारे के सारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, सारे के सारे जो कार्बनिक अम्ल है माय डियर फ्रेंड्स, सारे के सारे जो कार्बनिक अम्ल है ना वो आपके वीक एसिड की कैटेगरी में आएंगे। जैसे फॉर्मिक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे कि मैलिक एसिड।
जैसे कि टार्टारिक एसिड, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड। तो देखिए गॉड ने खाने पीने की चीजों में जो अम्ल दिया है वो कैसा दिया है, वीक एसिड, ताकि आप उसके खट्टेपन का स्वाद ले सकें और आपका मुंह भी सही सलामत रह सके। जैसे टमाटर में देखो एसिड रहता और वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता, तो एक बार आप टमाटर खा लेते तो कुछ और खाने लायक नहीं बचते, मुंह जल जाता आपका। दही में जो एसिड गॉड ने दी है वो कैसी दी है, वीक एसिड दी है, लैक्टिक एसिड, अदरवाइज आप दही नहीं खा सकते। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है ना, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, वीक एसिड। और अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके आ जाएंगे मिनरल एसिड्स। जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, खनिज अम्ल हैं, वो सब के सब माय डियर फ्रेंड्स, सब के सब जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि हमारा HCl, जैसे कि हमारा H2SO4, जैसे कि हमारा HNO3। सारे के सारे जो मिनरल एसिड होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। तो मिनरल एसिड जो होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्ट विच वन। एक अपवाद है, उसका जरा आप नाम बता दें तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी जो है वो ठीक ठाक है। एक एक्सेप्शन है, वो जरा बता दो मुझे। सारे के सारे मिनरल एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जैसे कि HCl, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HNO3। तो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक्सेप्ट विच वन, टेल मी, जल्दी बताइए। हाँ, इधर तो कोई एक्सेप्शन नहीं है रिया, इधर एक्सेप्शन है, वो वही पूछ रहा हूं मैं, आप लोग बताइए। HCl का pH 0 होता है, कंसंट्रेटेड HCl का। 9.1 कैसे होगा अंसारुल हक, हम pH पढ़ाएंगे। जिस पदार्थ का pH जो है ना वो 7 से ज्यादा होता है वो तो बेसिक हो जाता है, वो तो एसिड रहेगा ही नहीं, वो तो एसिड रहेगा ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल, अंजलि वर्मा ने बिल्कुल सही फरमाया। एक्सेप्ट क्या, H2CO3, बिल्कुल सही फरमाया आपने, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बोनिक एसिड पढ़ते हैं, कार्बोनिक अम्ल पढ़ते हैं, कार्बोनिक अम्ल पढ़ते हैं, है ना, कार्बोनिक अम्ल पढ़ते हैं। तो सारे के सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि HCl, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HNO3, एक्सेप्ट विच वन, एक्सेप्ट H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होने के बावजूद क्या है, वीक एसिड है। तो याद रख लेना है आपको कि ये जो H2CO3 है, ध्यान से सुनिएगा, H2CO3 जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बोनिक एसिड लिखते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं इसको, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यह क्या है, एक प्रकार का, इट इज अ वीक एसिड, मिनरल एसिड होने के बावजूद भी ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आता है। अच्छा ये कैसे बनता है उस पर जरा एक नजर डालिए आप। ये H2CO3 कैसे बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिसॉल्व होता है, पानी में घुलता है, तो बनता है आपका H2CO3। क्या बनता है, H2CO3 बनता है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो H2CO3 है माय डियर फ्रेंड्स, H2CO3 ये आपको मिलेगा कोल्ड ड्रिंक्स में, अक्सर शीत पेय पदार्थ, शीत पेय पदार्थ में, जैसे कि आपका कोका कोला। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स में बबल्स होते हैं वो किसके होते हैं, CO2 के होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को जब आप हिलाते हैं तो बबल्स बनते हैं ना, वो बबल्स CO2 के होते हैं, जो बुलबुला निकलता है। और ये CO2 पानी होता है ये कोल्ड ड्रिंक्स में, उससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H2CO3। और यही एसिड हमेशा मिलेगा आपको किसमें, रेन वाटर में, वर्षा जल में। वर्षा जल में जो एसिड होती ही होती है वो कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर H2CO3, है ना। कैसे, वर्षा की बूंदें जब हवा से गुजरती हुई पृथ्वी पे आती हैं तो हवा में जो CO2 है ना वो रिएक्शन कर जाता है पानी से और बना लेता है H2CO3। तो वर्षा के पानी में जो एसिड होता ही होता है वो कौन सा होता है, H2CO3।
और ये H2CO3 देखो वीक एसिड है। सोचो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो वर्षा हो रही होती ना, तो जिंदगी थम सी जाती, कोई बाहर निकलने की हिमाकत नहीं करता, जीवन ठहर सा जाता, जो जहां है खड़ा हो जाता, स्ट्रांग होता तो गॉड ने क्या किया, इसको वीक बना दिया कि आप वर्षा के जल का मजा ले सको। इतने जो गाने आ रहे हैं ना बरसात के, जम के बरस थम के बरस, एक भी नहीं होता है ना। एक शायर कहते हैं कि ए अब्रे करम जरा थम के बरस, अब्रे करम मतलब मेहरबान बादल, ए अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, ए अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, जब आ जाए तो जम के बरस, इतना बरस कि वो जा न सके। तो इस तरह की शायरियां, इस तरह के गाने नहीं होते मार्केट में अगर ये जो होता ना स्ट्रॉन्ग एसिड होता। सो प्लीज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स कि भाई जो आपके मिनरल एसिड होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसको छोड़कर, तो H2CO3 को छोड़कर। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है जी। प्योर कहने का मतलब है कि उसमें बाकी अशुद्धियां नहीं है, लेकिन उसमें एसिड डिसॉल्व है, मिनरल्स होते हैं, है कि नहीं, ठीक है। चलिए ओके, तो ये हो गया ना हमारा एसिड को हमने दो तरह से देख लिया, एक तो ओरिजिन के आधार पे देखा और एक हमने किसके आधार पे देखा, स्ट्रेंथ के आधार पे देख लिया। नाउ अब हम लोग देखने जा रहे हैं पीएच स्केल, पीएच पैमाना, ठीक है, पीएच पैमाना। लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है आज, तो आज चूंकि इंट्रोडक्शन का क्लास था तो थोड़ा सा कम ही पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का जिक्र करेंगे हम लोग, पीएच पैमाना पढ़ेंगे, पीएच स्केल पढ़ेंगे। तो आप लोग बताइएगा जरा कि मतलब ठीक लग रहा है, स्पीड सही है, ज्यादा स्लो नहीं है, ज्यादा फास्ट नहीं है, और हम थोड़ा सा लेवल 9-10 का इसमें लेके चलेंगे क्योंकि लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस टॉपिक में मुझे लगेगा कि लेवल थोड़ा ऊपर पूछता है ना, तो मैं थोड़ा उसको बूस्ट कर दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई मत बोलेगा कि सर ये आप 10th लेवल का क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगेगा जहां पे ना कि यहाँ से पूछा जाता है तो मैं खुद अपना लेवल बढ़ा लूंगा, ठीक है। बताइए, हाँ वीक मिनरल एसिड हो गया ना, हाँ इनो में होता है वही सोडा NaHCO3। तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि क्या सब कुछ क्लियर है ना, कोई दिक्कत, ऐसे ही चलेगी क्लास, स्पीड सही है। अच्छा थोड़ा स्लो करें, सोमा कह रही है ठीक है जी, है ना। चलिए चलिए बढ़िया है। तो एक बार सारे लोग कमेंट करेंगे कि कैसा लगा क्लास। इनो में होता है बेकिंग सोडा, आगे हम पढ़ेंगे। इनो में क्या होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 काम शुरू कर देता है 6 सेकंड में, क्यों, और वो कैसे काम करता है इसको भी हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा स्लो, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, आपने साइंस नहीं पढ़ी है, हम आपको साइंस पढ़ाएंगे, आपको इश्क हो जाएगा साइंस से, बस हमारे साथ जिस्म और जान के साथ जुड़े रहना है ना। चलिए सही है। चलिए H2SO3, हाँ वो कैसे बनता है वो भी हम दिखाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। चलिए जी, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का शुक्रिया आप लोगों का। तो आज के सेशन में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।